आखिर क्यों माँ आप हमेशा वहाँ पर जाने को मना कर देती हो? हमारा गांव है, हमारी जमीन है, उस पर इतनी बड़ी हवेली यूं ही बेकार पड़ी है। बेटा वो हवेली नहीं, एक श्राप है। मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दे सकती हूँ। माँ मैं वहाँ पर रहने नहीं जा रहा हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और उस हवेली को बेचने से बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। मेरा जाना जरूरी है माँ। बेटा मैंने कहा ना, वो हवेली नहीं श्राप है। उसे किसी और को बेचकर उससे मुक्त नहीं हो सकते हो। वो हमारे खानदान की वंश बल को खत्म करने का श्राप है। तुम्हें बचाने के लिए ही तो मैं वहाँ से यहाँ आ गई थी और अब तुम वापस वहीं जाना चाहते हो। माँ वो बरसों पुरानी बात है, पूर्वजों के बीच हुई लड़ाई उन्हीं के साथ खत्म हो गई है। उस हवेली पर हमारे साथ साथ मितेश भैया का भी हक है। मैं कल ही सारे पेपर बनवाता हूँ और भैया के साथ जाकर उस हवेली को बेच दूंगा। एक बार और सोच ले बेटा। माँ सोच लिया है हम लोगों ने। यदि वो लोग जायदाद के लिए लड़े थे तो क्या हुआ, हम तो एक है ना। राहुल ने माँ की एक भी बात नहीं मानी और अपने बड़े भाई मितेश के साथ अपने गांव के लिए निकल गया। दोनों कार से जा रहे थे। उन्हें माइलस्टोन दिखाई दिया, पर्वतपुर 2 किलोमीटर। बस भैया कुछ ही पल की बात है, हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। जैसे ही राहुल ने ये कहा, बाहर जंगलों में ही उनकी कार धक्के खाते हुए रुक गई। राहुल ने दोबारा कार को चालू करने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब हो गया। उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मितेश और राहुल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मुझे लगता है हम लोगों को उतरकर कार सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों कार का बोनट खोलकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। राहुल अब तो हम गांव के बहुत करीब आ गए हैं, पैदल ही हवेली पहुंच जाते हैं। कल सुबह देखेंगे इस कार का क्या करना है। मितेश के कहने पर राहुल ने कार को लॉक किया और अपना बैग उठाकर मितेश के पीछे पीछे चलने लगा। तभी उसे ऐसा लगा एक साया उसके पीछे से निकला है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। रात का सन्नाटा घोर गहरा था। थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो लोग हवेली के सामने पहुंचे। आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। हवेली के गेट पर पुराना सा जंग लगा हुआ ताला था और जंगली लताएं उस पूरे गेट को जकड़ी हुई थी। दोनों ने आसपास मदद की तलाश की मगर देर रात हो जाने के कारण उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में दोनों भाइयों ने अपने हाथों से सारे पेड़ पौधे उखाड़े और हवेली का गेट खोलकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। उस समय ठीक रात के 12 बज रहे थे। पूरी हवेली में अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई, उनके सिर के ऊपर से ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए निकल गए। अरे राहुल घबराओ नहीं, यहाँ हवेली इतने दिनों से बंद थी, इस कारण यहाँ इन लोगों ने अपना बसेरा बना लिया था। टॉर्च की रोशनी में उसने लाइट का स्विच देखकर जैसे ही लाइट चालू की, ऐसा लगा उन दोनों के सामने लगे हुए झूले से कोई उठकर गया। झूला अभी भी हिल रहा था। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों चारों ओर देखने लगे। हवेली पुरानी होने के बाद भी बहुत ही शानदार थी। चारों ओर ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी। तस्वीरें उनके पुराने इतिहास को बयां कर रही थी। उनके पूर्वज बहुत ही रईस थे मगर एक बात हैरानी की थी कि किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सभी उदास थे। उन फोटो के पास एक खाली फोटो फ्रेम लगा हुआ था। राहुल हैरानी से उन फोटो फ्रेम की ओर देख रहा था। मितेश ने वहीं रखे काउच पर ढका हुआ कपड़ा हटाया, दोनों के लिए सोने की जगह बना ली। राहुल हम लोग अभी यहीं सो जाते हैं, सुबह उठकर देखेंगे क्या करना है। राहुल अभी भी उस खाली फोटो फ्रेम को ही देख रहा था। दोनों सोए ही थे कि सभी तस्वीरों के फ्रेम खाली हो गए। तभी राहुल को अपने पैरों के पास किसी के होने का एहसास होने लगा, मानो उसे कोई जगाने की कोशिश कर रहा हो। वो डर कर जाग गया। सामने एक साया बैठा था। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी मौत का जाल बुना गया है। तुम यहाँ आए नहीं हो बल्कि तुम्हें बुलाया गया है। इसके पहले कि कुछ अनहोनी हो चले जाओ। जैसे वो साया राहुल को आगाह कर रहा था, कुछ और साए वहां पर आए और उस साए को घसीट कर अपने साथ ले गए। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक साथ इतने सारे सायों को देखकर उसकी हालत खराब होने लगी। वो मितेश को उठाने के लिए पलटा तो मितेश उसकी जगह पर नहीं था। वो हैरान परेशान सा सब और देखने लगा। भैया, मितेश भैया, कहाँ हो आप? यहाँ कुछ तो गलत है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर मितेश वहां पर नहीं आया। वो पागलों की तरह सब और उसे ढूंढने लगा।
मगर वो उसे कहीं नहीं मिला। तभी सीढ़ियों पर से किसी के नीचे आने की आवाज आई। वो भागकर सीढ़ी के पास पहुंचा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। तभी उसकी निगाह आसपास के फोटो पर पड़ी। सभी फोटो खाली थे और जो फोटो खाली था उसमें राहुल की तस्वीर लगी हुई थी। राहुल उस तस्वीर के पास पहुंचा तो उसने देखा, उस पर लिखा था जन्म दिनांक 26 मई 1983, मृत्यु 22 अप्रैल 2023। ये देखकर वो हैरान रह गया। 22 अप्रैल, ये तो आज का ही दिन है। ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो क्या सच में मैं मरने वाला हूँ क्या? शायद वो आत्मा मुझे इसी सब से बचाने के लिए आई थी। भैया कहाँ हो आप? आपको छोड़कर कैसे चले जाऊं? भैया आ जाओ। राहुल के बार बार बोलने पर भी जब मितेश सामने नहीं आया तो राहुल भागता हुआ घर से बाहर निकलने लगा। मुझे नहीं मरना, मुझे जाना ही होगा। सॉरी भैया, मैं आपको छोड़कर चला गया। राहुल भागते हुए हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो कोशिश कर दरवाजे को ठोकने लगा, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि वो इस हवेली में कैद हो गया है। वो बार बार मितेश का नाम लेकर उसे मदद के लिए बुलाने लगा। तभी अचानक पूरी हवेली में अंधेरा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तक हवेली में जानवरों की थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी, वो भी एकदम बंद हो गई। पूरी हवेली में मरघट सा सन्नाटा था। ऐसे अंधेरे में राहुल के दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसे दरवाजे का सहारा लेकर वो जमीन पर बैठ गया और भगवान के नाम का स्मरण करने लगा, मगर उसके मुंह से भगवान का नाम ठीक तरह से नहीं निकल पा रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे। अरे आगे क्या है? सिट क्या है? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? अरे कुछ भी याद नहीं आ रहा। लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। ओह माय गॉड, प्लीज हेल्प मी। राहुल डरते हुए उस पुरानी हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, मगर ऐसा लगा कि वो उस हवेली की भूल भुलैया में कहीं फंस गया हो। उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। उसने घड़ी की ओर देखा तो लगभग 2 बज रहे थे। अब उसे इस भूतिया हवेली में डर लगने लगा था। रोने की आवाज अब तेज होती जा रही थी। मितेश भैया कहाँ हो? जल्दी से सामने आ जाओ, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। कहते हुए वो हवेली के वीरान कमरों से होता हुआ एक तहखाना के भीतर पहुंच गया। तहखाने में उसके पैरों के नीचे कोई गोल गेंद जैसी चीज आई। वो लड़खड़ाकर फर्श पर औंधे मुंह गिर गया। उसने हाथ में लेकर देखा तो वो मितेश का सर था। उसकी हालत खराब हो चुकी।